किया है। आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में से एक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। इस पर बिहार की सियासत देखिए अब गर्माती नजर आ रही है। आरएसएस के समर्थन के बाद बीजेपी ने जहां इसका स्वागत किया, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा है। पूरे मामले पर जेडीयू हालांकि संभलकर बयान दे रही है। देश साफ है संविधान का कि देश के अंदर एकता सब में बरकरार है। अगर एकता बरकरार नहीं रहता तो आज देश विकास दर के मामले में लगातार प्रगति कैसे करता है। इस तरह की गुंडागर्दी को एक बार हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी समस्तीपुर में रोके थे रथ, आडवाणी जी का भूल रहे हैं ये लोग। और फिर अगर आप लोग इस तरह का बयान दीजिएगा, इस तरह की हिंदू एक बहाना बना करके आप हिंदुत्व की बात कीजिएगा तो आपका चलने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिहार की जनता इस गुंडागर्दी को बंद करना जानती है। मैं समझता हूँ यह न सिर्फ जातीय उन्माद बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है। ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता टूटेगी और देश में दंगे भड़केंगे। मैं समझता हूँ आरएसएस और बीजेपी जनता के हितों के बजाय जनता को आपस में लड़ा के रखना चाहती है और अपनी राजनीतिक ड्यूटी सेकना चाहती है। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले दल हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के निशाने पर हिंदू धर्म है। इसलिए सनातनी परंपरा के लोगों को योगी आदित्यनाथ और दत्तात्रेय होसबोले के संदेश को समझना होगा और उसका पालन करना होगा। तो तेजस्वी यादव की ओर से 12 करोड़ 10 लाख की मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर अब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि वे अपनी ओर से लगाए गए आरोप पर अब भी कायम है और किसी भी नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, चुनावी हलफनामा 2020 के अनुसार आप 11 मुकदमे के अभियुक्त हैं। कोतवाली से लेकर दिल्ली तक मुकदमा दर्ज है। 420 के आरोपी हैं। आपको भी मान सम्मान है। आपके कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं। अभी तो सैलरी घोटाला का उद्भेदन किया है। प्रतीक्षा कीजिए, बेचैन कर देंगे। आपके नाम और घोटाले जुड़ने वाले हैं। ठग ग्रंथ लिखेंगे, नोटिस का जवाब भी देंगे, लेकिन इस बात का जवाब देना होगा कि विधायक बनने के पहले आपकी मासिक आय 42,335 रुपया था। विधायक बनने के बाद 11,812 रुपया 50 पैसा। यह कैसे संभव है? तो तेजस्वी यादव के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को नोटिस भेजने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी किसी को नोटिस क्या देंगे। नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दिक्कत ही आखिर क्या है? लालू प्रसाद का परिचय ही घोटाला है। लालू प्रसाद बिहार के पंजीकृत आपराधिक राजनेता हैं। देखिए, लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद। तो सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तेजस्वी साथ थे तो गुणगान करते थे और अब दूर होने के बाद उनका यही काम अब बच गया है। ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद से बड़ा कोई पाखंडी ही नहीं है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि जेडीयू संघर्ष से बनी है, जबकि तेजस्वी अपने पिता की विरासत से इस मुकाम तक पहुंचे। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? इससे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? फिर वही बात कर रहे हैं, उनको काहेगा गंभीरता से लेते हैं? जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से। तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से,
और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासनकाल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। उनको भेजा गया तो उनसे ना पूछिएगा, वो जवाब देंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि कल तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेता नीरज कुमार को भेजे गए मानहानि के नोटिस पर क्या कुछ कहा था। मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। और अब बात क्रिकेटर ईशान किशन की, जिनके पिता प्रणव पांडे आज से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जेडीयू में शामिल होने से पहले प्रणव पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि वे राजनीति में काफी पहले से हैं। ये आज इसकी शुरुआत नहीं है, लेकिन अब ये सक्रिय होने के तौर पर आप जरूर देख सकते हैं। वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि वो पार्टी तय करेगी। प्रणव पांडे से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव पांडे, जो देश के जाने माने क्रिकेटर ईशान किशन के फादर भी हैं और आज से नई राजनीतिक पाली की शुरुआत भी करने वाले हैं। ये क्रिकेट के मैदान से आपका क्रिकेट से काफ़ी लगाव है, अचानक से राजनीति में आने का फैसला कैसे कर लिया? नहीं, फैसला अचानक से नहीं हुआ है। हम राजनीति में 1995 से ही जुड़े हुए हैं और कहीं उसके कुछ पहले से ही, बट हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। थोड़े दिन के लिए आए थे, बट बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, इसलिए हमने राजनीति से वनवास ले लिया था। फिर से वनवास पूरा हो गया है तो वापस आ गए हैं। तो आपने राजनीति में आने का फैसला किया, तो जेडीयू को ही क्यों चुना? सर, जेडीयू में हम पहले भी थे और जितना विकास जेडीयू ने किया बिहार में वो सबने देखा और हर आदमी एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, बिहार में हर दिशा में विकास हुआ है, हर तबके के लिए विकास हुआ है, समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए विकास हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा कि वैसा विकास पुरुष के हाथों को हमें मजबूत करना चाहिए। राजनीति में आ गए तो ईशान से भी बातचीत हुई? नहीं, उसको, ईशान को राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है और उसको इसकी जानकारी भी नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रणव पांडे भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही, हम पहले भी थे, हम पार्टी के सिपाही आज भी हैं। मतलब जो हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एज सिपाही ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो फिर पार्टी डिसाइड करेगी, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें क्या जिम्मेदारी देती है और जो जिम्मेदारी देगी उसे तन मन धन से और पूरी निष्ठा से हम एक्सेप्ट भी करेंगे और पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। प्रणव पांडे जो आज से नई राजनीतिक पाली की शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना ये पार्टी तय करेगी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो क्रिकेटर ईशान किशन के पिता का जेडीयू में शामिल होने पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रणव पांडे हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समता दल के समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बिजी हो गए थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास वक्त है। ईशान किशन एक बड़े क्रिकेटर हैं, बिहार से हैं और इंडिया के लिए खेलते हैं। निश्चित तौर पर उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। खास करके मगध क्षेत्र में मजबूत ये है और ईशान किशन के पिताजी ईशान एक बड़े क्रिकेटर हैं, बिहार से इंडिया के लिए खेलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से और पुराने साथी रहे हैं पार्टी। दिवंगत सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मौजूदगी में वे आरजेडी में शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने उम्मीद जाहिर की कि हिना शहाब और ओसामा के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्री हरि सैनी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। हरि सैनी ने दावा किया कि दलितों और पिछड़ों को जीवन जीने का अधिकार और सम्मान एनडीए सरकार के दौरान मिला। उन्होंने नेताओं के साथ ही लोगों से भी ईमानदार होने की अपील की। मैं कहता हूं केवल नेताओं को ईमानदार होने से ये देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा। क्या करना होगा कि देखना होगा कि आश्वासन लंबे समय से किसने देते आया और हमें अधिकार किसने दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से डिजिटल अरेस्ट के फरेब को लेकर लोगों को सतर्क किए जाने की सराहना की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाएंगे। विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहां पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया है। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। तो बिहार में इन दिनों पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो परवान पर है और राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर आज एक दिलचस्प पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें राजपूताना राज्य के गठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई। मांग करने वाले कांग्रेस के नेता और उनका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम पर है। पोस्टर को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में इन दिनों पोस्टर की सियासत खूब चल रही है और एक बार फिर से राजधानी पटना में चौक चौराहे पर एक नया पोस्टर लगा है, जिसमें राजपूताना राज्य की मांग रखी गई है और इस पोस्टर में बीपी सिंह, अर्जुन सिंह और चंद्रशेखर इनकी तस्वीर लगाई गई है और क्रेडिट दिया गया है बीपी सिंह को। पिछड़ों के आरक्षण दिया बीपी सिंह ने, ये क्रेडिट दिया गया है बीपी सिंह को। अर्जुन सिंह के बारे में कहा गया कि उच्च शिक्षा में उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री पूर्व जो हैं चंद्रशेखर, उनके बारे में कहा कि पिछड़ी जाति के समाजवादी नेताओं को चंद्रशेखर ही ऐसे नेता है जो मुख्य धारा में लाए। और इस राजपूताना राज्य में कई बातें लिखी गई हैं कि इसकी क्या विशेषता होगी, लेकिन 7वां नंबर पॉइंट देखिए, 9 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें 5 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से और 4 पिछड़ा एवं दलित से। और इस पोस्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है और एक तरफ राहुल गांधी की भी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ भगवान राम को दिखाया गया है और इधर लक्ष्मण को दिखाया गया है। हम लोग जो है दीपावली के उपलक्ष्य में एक दीप जो है लोगों से आग्रह, भारतवासियों से आग्रह कर रहे हैं, अखिल भारतीय राजपूताना राज्य संघर्ष समिति के माध्यम से जो एक दीप जो है राजपूताना राज्य के लिए संकल्प के लिए भी जलाएं। लेकिन वाकई में इस दिलचस्प पोस्टर ने राजधानी पटना के लोगों को भी सरगर्मी बढ़ा दी है उनकी, और कई लोग जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हर चौक चौराहे पर ये पोस्टर देख रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें उनके मन में भी आ रही हैं। अब देखना होगा इनकी मांग कहाँ तक पूरी होती है, लेकिन फिलहाल इस पोस्टर ने बिहार की सियासत की फिजा एक बार फिर से गरमा दी है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के नगर निकायों में महापर्व छठ को लेकर नगर विकास विभाग की तरफ से 25 करोड़ रुपए फंड दिए गए हैं। अब मुखिया महासंघ ने ग्राम पंचायतों में भी छठ को लेकर राशि देने और फिर छठ घाटों पर सुविधा मुहैया कराने की मांग कर दी है। उनकी तरफ से ये मांग की गई कि भाई सुविधा मुहैया कराइए। मुखिया महासंघ ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, जिसमें घाटों पर इंतजाम के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए राशि की मांग की गई, ताकि 8000 पंचायत में श्रद्धालु खुशी के साथ छठ का महापर्व मना सके। मुखिया संघ ने पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से पहल करने की मांग की। वहीं मुखिया महासंघ के सदस्यों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। छठ को लेकर हर जगह तैयारी शुरू हो चुकी है और नगर विकास विभाग की तरफ से इस बार भी नगर निकाय के लिए राशि आवंटित की गई है, यानी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी नगर निकाय के लिए सरकार ने राशि आवंटित की है। इस बीच मुखिया महासंघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है कि नगर निकाय के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। यानी
पंचायतों के लिए राशि आवंटित नहीं की जाती है, जिसको लेकर इन लोगों ने आरोप भी लगाया है कि सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। तो हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि गांव में नदियों के किनारे और नहर के किनारे और अन्य जगहों पर जो छठ पर्व मनाए जाते हैं, वहां जो श्रद्धालु आते हैं, उस श्रद्धालु के लिए, छठ व्रतियों के लिए जो समुचित सुविधाएं होनी चाहिए, नागरिक सुविधाएं, वह हम लोग मुहैया नहीं करा पाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का साफ साफ मांग है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की तरह ग्राम पंचायत को भी राज्य योजना मद से, हम पंचायती राज विभाग से भी मांग करते हैं कि राज्य योजना मद से राज्य के सभी पंचायतों में छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम से लेकर के लाइट, टेंट, पंडाल और अन्य अस्थायी जो सुविधाएं, शौचालय से लेकर के यूरिनल से लेकर के और जो सुविधाएं बैरिकेटिंग तक करने की आवश्यकता है। अब तक कोई फंड नहीं मिली? नहीं, अभी तक नहीं, कभी नहीं दी जाती है। क्या लग रहा है कि अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ेगा? एकदम बिल्कुल बढ़ेगा। और लोक आस्था का महापर्व छठ है,